पड़ोसी मुल्क में जहां मोहम्मद यूनुस बैठे थे इस ख्वाब में कि एक दिन वो बिना जनता के द्वारा चुने हुए भी पूरे बांग्लादेश पर तमाम प्रकार के शासन कर पाएंगे, चाहे उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से आप नाम दें या फिर डिक्टेटर तरीके से। जो आदमी चुनकर नहीं आया वो सत्ता में इस तरह बैठा हुआ है कि अपने पद का नाम एडवाइजर जरूर है, लेकिन दुनिया भर की मीटिंग्स में वो बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर पहुंचता है। सत्ता का यह रूप संभवतः किसी ने ही देखा हो, लेकिन ट्रंप ने देख लिया है। ट्रंप जब इलेक्शंस में उतर रहे थे उस समय भी उन्होंने साफ साफ अपने इरादे दर्शा दिए थे कि वो बांग्लादेश को देख सोचकर क्या सोचते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर क्या सोचते हैं। अब वो उसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अपने वादे को निभाते हुए निकल पड़े हैं। और इस वादे के साथ साथ जो बड़ी खबर बनती है वो खबर इनकी है कि पड़ोसी मुल्क की भांति, अपने अब्बा की भांति, पाकिस्तान की भांति कहीं इनके हाथ में भी तो कुछ खतरनाक आने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हेडलाइंस बनती हैं कि अमेरिका ने जो सहायता देनी होती है बांग्लादेश को सालाना या जरूरत पड़ने पर, आज बताएंगे कितनी सहायता अमेरिका इन्हें देता है, वो सहायता ट्रंप ने रोक दी है और बकायदा इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ खूब राग अलापा, और इस राग के पीछे जब ये अलाप रहे थे तब डोनाल्ड लू और बाइडन हुआ करते थे। आज अमेरिका ने बकायदा बांग्लादेश के नाम पर एक प्रॉपर लेटर जारी किया है और उसके अंदर यूएसएआईडी यानी यूएस की जो एड है उसके लिए बांग्लादेश के लिए प्रॉपर तरीके से एक लेटर जारी करते हुए लिखा है इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश के साथ काम रोके जा रहे हैं। और इस टाइटल में जिस प्रकार से कंटेंट मेंशन है वो कंटेंट बताता है कि भविष्य में बांग्लादेश को अभी आने वाले जल्दी के समय में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मैं बात को बहुत आगे तक लेकर जाऊं उससे पहले एक बार आंकड़े भी देख लें जो इसी लिस्ट में है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस यूएस एड प्रोग्राम के तहत दी गई जो धनराशि थी वो इमरजेंसी के अंदर कितनी दी गई और ईआर यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर कितनी दी गई। रेस्पॉन्स के अंदर कोई भी हादसा हुआ, कोई घटना हुई, अगर इन सब तथ्यों को जोड़ लिया जाए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर ये दिया गया था 2023 में, और उतना ही लगभग, क्योंकि ये 9 करोड़ डॉलर के आसपास का अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिया गया। ये पूरी घटना जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे ही किए हुए अच्छे कार्य भुला दिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पर जो यातनाएं की थी, हमने उसे आजाद कराते हुए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था। लेकिन बांग्लादेश में जिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री बनकर राज कर रही थी या फिर जनता के द्वारा निर्वाचित होकर शासन कर रही थी, उन्हें इस उन्मादी भीड़ का शिकार होना पड़ा और उन्होंने भारत आकर के शरण ली थी। इनका भारत आकर शरण लेना और उसके पीछे उस विद्रोही जनता के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को मुखौटा बनाकर बिठा देना जिसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जिसने कोई इलेक्शन नहीं जीता, जिसने किसी सेना का साथ हासिल नहीं किया, तो उसके पीछे का मात्र एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं से सपोर्टेड था। चूंकि शेख हसीना भारत थी, इसीलिए बांग्लादेश ने भारत के विरोध में जो भी कुछ कहना था भर भर के कहा। चूंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जितनी भी प्रकार की यातनाएं करनी थी, मंदिर जलाने थे, उन्हें भर भर के किया। खूब सारी मीडिया न्यूज ने इसे कवर किया। हालांकि तमाम प्रकार की देश की मीडिया ने भी इसे गलत क्लेम किया कि नहीं ये एनिमेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन जब दुनिया भर के अखबार और न्यूज इसे कवर करने लगे कि यहां पर किस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रही हैं, तब लोग मानना शुरू किए। ये शुरू से लेकर अंत तक मना ही करते रहे कि नहीं, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ बाइडेन का था। इस पूरी घटना को ट्रंप उस समय अपोजिशन में बैठकर देख रहे थे। ट्रंप इस बात को बखूबी देख रहे थे। उन्होंने इलेक्शन के आखिरी दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा, अपने ही ट्रुथ पर साफ लिखा कि भाई मैं हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा के सख्त खिलाफ हूं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो बारबरिक वायलेंस हो रही है अगेंस्ट हिंदू, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब इन बांग्लादेश व्हिच रिमेन्स इन टोटल स्टेट ऑफ काओस। ये जो लाइन इन्होंने लिखी, इससे भारत की भी एक लेफ्ट लिबरल मीडिया को बड़ा तमाचा मिला, क्योंकि वो बड़े ही डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब ये खबर इस तरह से बाहर आई कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो वो अपने देश में हिंदू वोट्स को या फिर वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन जियोपॉलिटिकली उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि मैं इस मसले को इलेक्ट होने के बाद कैसे देखूंगा। इलेक्शन से मात्र 5 दिन पहले इस तरह का ट्वीट बहुत ज्यादा तरीके से मायने रख रहा था। इरादे साफ हो चुके थे, इनकी चिंताएं भी बढ़ना साफ हो चुकी थी। इनकी चिंता में पीछे पीछे चले शहबाज शरीफ आ रहे थे, जो इन्हें दिखा रहे थे कि डरो मत, बाइडेन की सत्ता वापस आ रही है, क्योंकि प्री पोल्स बताते हैं कि ट्रंप जीतने वाले नहीं हैं। जब ये मीडिया में छपने लगे और ऐसे ही ट्रंप जीत कर आ गए। ट्रंप का जीतना हुआ और जीतते ही शेख हसीना का
उन्हें लेटर भेजना हुआ। ट्रंप के चुनाव जीतते ही बांग्लादेशी आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी द्वारा शेख हसीना के बिहाफ पर 6 नवंबर को एक पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र के अंदर लिखा जाता है कि शेख हसीना अपने पुराने समय को याद करती हैं जब आपके साथ मीटिंग हुआ करती थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मीटिंग हुआ करती थी, और वो उम्मीद करती हैं कि अब की जब उनका सेकंड प्रेसिडेंसी होगा तो बायलैटरल रिलेशन बिटवीन फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। इन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीद भरा पत्र इन्हें वापस लिखा, ये याद दिलाने के लिए कि याद है ना कि आप ही के विश्वस्त थे हम। ये पत्र इन्होंने दोबारा भेजा और इस पत्र को भेजने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वो सारी उन घटनाओं ने थी जो ये सिद्ध करती थी कि बाइडेन बांग्लादेश को बिगाड़ रहे हैं। अब ट्रंप का शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण में हमारे विदेश मंत्री पहुंचते हैं। विदेश मंत्री पहुंचते हैं और यहां पर जो एफबीआई के चीफ हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। एफबीआई डायरेक्टर जिनका नाम काश पटेल है, उनसे जयशंकर साहब की मीटिंग होती है। पैरेलली इसी समय पर विदेश मंत्री जो अब नियुक्त किए गए हैं अमेरिका में, उनसे जयशंकर साहब की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में 22 जनवरी की ये तस्वीरें जयशंकर साहब के हैंडल पर आती हैं और इसी दौरान पत्रकार उनसे पूछते हैं कि सर क्या बातें हुई। जब पत्रकार वॉशिंगटन डीसी में ही हुई इस मीटिंग में पूछते हैं तब जयशंकर साहब साफ साफ कहते हैं कि हां, हमारे और उनके बीच बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई है। यह बहुत मायना रखता है कि भारत एज ए बिग ब्रदर किस तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए वहां पर बात कर रहा था। पहली ही बात में, पहली ही मीटिंग में इस बात का रखना, भारत का अपने पड़ोस में शांति स्थापित रखना और ग्लोबल हेजिमोनी इंडियन ओशन में क्रिएट करके रखना, यह अपने आप में इरादे दर्शाता है। लेकिन जो कल शाम को आदेश आया जिसे आज इंडियन मीडिया ने छापा, उसमें बांग्लादेश को पर्टिकुलरली फोकस करके लिखा गया जिसका उद्देश्य इतना था कि यह भारत में चर्चा का विषय बने, और वो विषय बना भी। ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनुस को दी जाने वाली यही मदद यानी कि यूएस एड रोक दी गई है। असल में यह ट्रंप नहीं, बकायदा अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली मदद होती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा इस मदद में होता क्या है और यह क्यों दी जाती है, क्या यह सालाना दी जाती है? तो चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिका एक फंड देता है। यह वो फंड है जिससे कि अमेरिका दुनिया भर में अपने समर्थन में देशों को खड़ा करता है और डेमोक्रेसी की स्थापना के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर यह फंडिंग किया करता है। यूएस एड सालाना जारी की जाने वाली फंड है जो कि अमेरिकी संसद के द्वारा अलोकेट की जाती है कि यह यूएस एड एशिया के बहुत से देशों को दी जाती है। एशिया की सर्वाधिक जो यूएस एड है वो बांग्लादेश को दी जाती है। यूएस इस तरह की एड भारत को भी देता है। जैसे जापान भारत को जायका के तहत एड देता है क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के भारत यही मांगता आया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को लिमिट करना है तो आप विकसित राष्ट्रों को सहायता देनी होगी। तो ऐसे यहां पर भी यूएस एड बांग्लादेश को इतने सारे मदों के तहत दी जाती है, लेकिन ये एशिया की लार्जेस्ट एड दी जाती है। यहां पर मेंशन है लार्जेस्ट यूएस एड डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर सर्वाधिक दिया जाता है तो वो बांग्लादेश को है। ये लाइन इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है। ये वो पैसा है जिससे इन्हें लगता था कि बिना कुछ किए भी आराम से रहा जा सकता है। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि इस समय बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ रही है। परिणाम निकला कि इनकी ग्रोथ घटने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इनके साथ साथ इनके पास विदेशों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचा। परिणाम स्वरूप बिजली का संकट पैदा होने लगा। भारत को जो पैसा देना था इन्हें बिजली के बदले, वो भी इनके पास नहीं बचा। इस बीच में आज के जो ताजा अपडेट्स हैं उनमें खबर निकल कर आ रही है कि यहां पे जो इनके एडवाइजर्स की ही कमेटी में बैठे हुए एक फॉरेन एडवाइजर है तौहिद इस समय चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं ताकि चाइना उन्हें सस्ते दाम पर लोन दे सके या जो लोन चल रहे हैं उनका इंटरेस्ट घटा सके, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से ही है तो मांगने में और कटोरा पकड़ने में अच्छा है। ऐसे में ये लोन के इंटरेस्ट रेट घटवाने के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। परिणाम स्वरूप आप ये कह सकते हैं कि आज के हालात बांग्लादेश के अकल्पनीय होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लोन चुकाने के लिए धन का अभाव है, दूसरी तरफ जॉब का क्राइसिस बनता जा रहा है और क्राइसिस में ट्रंप का इस तरह सोने पर सुहागा कर देना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। खैर, आने वाले समय में हमारी फिलहाल चिंता इन्हीं से जुड़ी है कि इनका क्या होगा और साथ ही साथ क्या शेख हसीना की वापसी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली शेख हसीना ट्रंप के साथ जिस तरह से अपने व्यवहार रखती आई हैं, क्या पता भारत का साथ देने से और भारत के द्वारा इस मुद्दे के उठाए जाने से बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होगी, सीमा संबंधी भारत के मसले हल होंगे।